नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू आईएएस में। हम देख रहे थे मौर्य काल। मौर्य काल में जो आप लास्ट पढ़े थे मौर्यकालीन इकोनॉमिक्स। तो पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम तो हम पढ़ चुके हैं। अब बारी है इसकी समाज की। मौर्य समाज कैसा था? जो मौर्य साम्राज्य था उस समय समाज थे, इसके बारे में जानकारी देता है मैग्नाइस्निस। जो मैग्नाइस्निस था वो राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य का। इसकी पुस्तक का नाम था इंडिका। इसने भारतीय समाज के बारे में बताया था, जानकारी भी दी थी और भारतीय समाज का क्लासिफिकेशन भी किया था कि 7 तरीके के भारतीय समाज बटे हुए हैं। क्लासिफिकेशन है 7 वर्ग था, जिसमें आप देखे थे दार्शनिक, राजा वर्ग था। इसका अलग से वीडियो देखिएगा, चाणक्य और मैग्नाइस्निस का। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मौर्यकालीन समाज। तो सोसाइटी कैसा था मौर्यकालीन? देखिए, मौर्यकालीन सोसाइटी के लिए सबसे पहला वर्ण व्यवस्था ऐसे बांटना होगा आपको। वर्ण व्यवस्था। सेकंड नंबर पे महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति। पुनः यहाँ पे कुछ दासों का उल्लेख, दासों के बारे में। और इनसे हटकर विजातीय, जो अलग लोग होते हैं विजातीय लोग, कुछ विशेष शिल्पकार होते हैं। इस पे इसमें आपको बांटना है। तो मौर्यकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था पहले देखना है हमको कि वर्ण व्यवस्था कैसी थी। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, ऐसे लिखेंगे। वर्ण व्यवस्था क्या था कि मौर्य काल में लिखेंगे आप आर्थिक विकास हो रहा था। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहे थे। डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहे थे। इसका रिजल्ट क्या था कि वर्ण व्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही थी। तो वर्ण व्यवस्था कमजोर पड़ रही थी क्योंकि वर्ण व्यवस्था क्या था, भारतीय समाज प्राचीन काल में चतुर्वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। ये आपके चतुर्वर्णी समाज है। तो समाज 4 वर्गों में प्राचीन काल में भारतीय समाज में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से समाज का जो ताना बाना वो भी कमजोर होते रहते हैं। तो चतुर्वर्ण व्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा था। वैश्यों की और शूद्रों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही थी क्योंकि वैश्य व्यापार से पैसा इनकम जनरेट कर रहे थे और शूद्र भी किसी बारी इस शिल्पकारों से पैसा कमाते थे। अर्थात ये शिल्पी थे, अलग अलग शिल्पकार थे इसमें, शूद्र में। वैश्य व्यापार थे, ये दोनों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। ये जो 2 वर्ग था बोलेंगे, इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई पर सामाजिक स्थिति कमजोर थी। अर्थात समाज में इनका निम्न दर्जा था, पैसा तो था पर रेपुटेशन कम था। तो समाज में स्थिति इसकी इन 2 वर्गों की फलस्वरूप आर्थिक स्थिति ठीक होने के बाद भी समाज में रेपुटेशन कम होने के कारण एक क्लेश की स्थिति उत्पन्न हुई इन 2 वर्गों से, ब्राह्मण, क्षत्रिय। तो समाज में द्वंद्व की स्थिति दिखाई देती है। रिजल्ट ये रहता है, शायद अशोक को इस कारण से धम्म की पॉलिसी अपनानी पड़ी थी। इतिहासकार बोलते हैं कि अशोक ने धम्म की पॉलिसी, धम्म की नीति क्या थी कि समाज में स्थायित्व रहे। समाज में स्थायित्व, स्टेबिलिटी रहे। समाज में लोगों का दायित्व होता है, वो अपनी जिम्मेदारी को पहचाने और समाज में सौहार्द हो। ये धर्म की नीति का मेन उद्देश्य था। तो अशोक ने धर्म की नीति इन सभी वर्गों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, भाईचारा, बंधुत्व स्थापित करने के लिए ये धर्म की नीति अपनाया था। और साथ में अगर समाज में जो सनातन धर्म है, अगर इसमें समाज में क्लेश होता है तो इससे गैर सनातन को प्रॉफिट जाता था। तो क्या था, जो गैर सनातन धर्म थे जैसे बौद्ध और जैन, तो सनातन, तो गैर सनातन धर्मों का विकास हो रहा था। इस कारण से खूब फल रहे थे, फूल रहे थे। खुद अशोक जो बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लेता है लास्ट में। तो आपको यही बोलना है कि वर्ण व्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही थी क्योंकि आर्थिक विकास हो रहा था। आर्थिक विकास होने के कारण वैश्य शूद्रों के पास आर्थिक स्थिति ठीक हुई।
ये धनवान बने, संपत्ति थी, लेकिन समाज में स्थिति कमजोर पड़ी। फलस्वरूप ऊपर वर्ष से इनका एक मतभेद उत्पन्न हुआ और इस स्थिति में गैर सनातन धर्मों का विकास होता है। और अशोक ने जो धर्म की नीति चलाई थी, समाज में स्थायी दायित्व और सौहार्द की भावना के लिए चलाया था। पुनः यहाँ पे महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो महिलाओं के बारे में भी मैग्नाइटनीज बताता है। खुद अशोक का भी अभिलेख है जिसमें उल्लेख करता है ये। देखिए महिलाओं की स्थिति, सबसे पहले बताना है कि वर्ण महिला जो थी, विधवाओं का विवाह होता था। विधवा विवाह था पहला, कि विधवाओं का विवाह होता था। बहुपत्नी थी, बहुपत्नी की प्रथा बड़ी थी, मौर्य समाज में प्रथा थी। फिर बोलेंगे महल, आप देख रहे थे जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था या अशोक का, तो महल का बॉडीगार्ड महिलाएं होती थी। तो महल की रक्षक थी। पुनः राजा का बॉडीगार्ड, जो राजा के अंग रक्षक बॉडीगार्ड थे, कौन थी? महिला थी। तो महिलाओं की स्थिति ठीक थी, लेकिन उतनी भी खराब नहीं थी जितनी गुप्त काल में कंपेयर किया गया है। कि विधवा विवाह था, बहुपत्नी की प्रथा थी, महल के रक्षक होते थे, राजा के अंग रक्षक होते थे, अर्थात महिला रोजगार करती थी और पुरुषों से नीचे दर्जा प्राप्त था। पुरुषों को अधिक था, महिलाओं को कम दर्जा प्राप्त था। लेकिन गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति सबसे अधिक गिरी थी। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति सर्वाधिक गिरी थी। मौर्य साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति इतनी भी खराब नहीं थी जितनी कि गुप्त काल में थी। तो ये थोड़ा लिखना है, महिलाओं की स्थिति ठीक थी बट पुरुषों की तुलना में कम थे। विधवा विवाह थे, बहुपत्नी की प्रथा थी, महल के रक्षक होते थे, राजा के बॉडीगार्ड होते थे, रोजगार में थी, पठन पाठन भी करती थी, लेकिन गुप्त काल जितनी स्थिति खराब नहीं थी। अब देखिए दासों के बारे में, जो मेघना सीरीज है दासों के बारे में बताता है कि यूनान में थे, रोम में थे, लेकिन भारत में मेघना सीरीज को दास नहीं मिले। जो मेघना सीरीज है ये बोलता है भारत में दास प्रथा नहीं थी, लेकिन दास थे, अलग अलग कैटेगरी के दास थे। जैसे गृह कार्यों में घर का काम कर रहे हैं दास, भाड़े के मजदूर थे, दास क्या गुलाम एक तरीके से। भाड़े के मजदूर हैं तो गृह काम में, घरेलू काम में काम कर रहे हैं वो। फिर भूमि पे बेगारी कर रहे हैं बड़े बड़े जो जमींदार थे उनके लिए। तो बेगारी करने वाले लोग ये सब दास थे। लेकिन मेघना स्पीच को ये सब के बारे में जानकारी नहीं थी। वैसे ही मेघना स्पीच पूरा भारत का भ्रमण नहीं किया था, वो जिस रास्ते से आया था उसी का उल्लेख करता है। तो दास प्रथा भारत में थी, गृह कार्यों में भाड़े के मजदूर थे, बेगारी करने वाले लोग भी थे जिनसे बलपूर्वक काम कराया जाता था बड़े बड़े जमींदारों के द्वारा। तो इस तरीके से दास प्रथा थी। तो रिस्पेक्ट कम थे। लेकिन यहाँ पे एक रोमन और यूनान के दासों से भारत के दास मजबूत स्थिति में थे सामाजिक आर्थिक रूप से। तो रोमन और यूनान, यहाँ पे दासों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। दो देश है अलग अलग, करंट में एक है इटली और एक है ग्रीक। विजाति लोग क्या है, जो अलग शिल्पकार समझिए, जैसे चमड़े का काम करने वाले, तो नाव निर्माता टेराकोटा का निर्माण करने वाले एक शिल्पकारी है विजाति वर्ग में। इनकी स्थिति शूद्रों की जैसे थी, अर्थात ये इस कैटेगरी में आते हैं। तो कुछ विशेष नहीं है। मेघनास्ती ने साल भर के बारे में पहले ही बता दिया था, तो इसका वीडियो देख लीजिएगा। और थोड़ा सा समकालीन समाज उस समय मौर्य साम्राज्य के समय ऐसा था तो उसको लिखना होगा। यहाँ पे एक मैं आपको फैक्ट में बता दूं, जो महिला है, महिलाओं से संबंधित एक अधिकारी थी, ये टूट रहा था, महामत अधिकारी, ये पूछता भी है। एक अधिकारी था, क्योंकि महिलाओं की स्थिति में निश्चित रूप से गिरावट आ रही थी, इसलिए अशोक को खुद एक अलग से अधिकारी रखना पड़ा महिलाओं की स्थिति के लिए। तो महिला कल्याण के लिए, महिला उत्थान के लिए महामत अधिकारी थे। महामत आधा था है ये, तो महामत अधिकारी अशोक ने अपॉइंटमेंट किया था महिलाओं की स्थिति को देख निगरानी करने के लिए। तो ये है आपका मौर्यकालीन समाज।
अगला जो वीडियो मिलेगा आपको वो मिलेगा जो मौर्य काल में कला कैसी थी, विभिन्न कला के रूप पैटर्न। तो इसका आपको 2 वीडियो मिलेगा। बने रहिए टुडू आइस के साथ। आज के लिए बस इतना ही।